वेलकम स्टूडेंट्स, मैं LK झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से दरोगा बिहार दरोगा प्रैक्टिस वर्कबुक मॉडल 7वां सेट का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। इससे पहले 6 सेट आपको हमने डिस्कशन किया। इस डिस्कशन में जो आपको अच्छा लगा या उसमें जो कमी लगी हो उसका अवश्य हमें जो है कमेंट करें। और जो विद्यार्थी अब तक इस प्रैक्टिस वर्कबुक को नहीं खरीद पाए हों वे खरीदने का प्रयास करें, क्योंकि आपको कुछ रुपये में ये जो सेट किताब मिल रही है जिसमें 64 सेट आपको दी जा रही है, जिसमें 14 प्रीवियस ईयर्स की है, जो यह बताएगा कि आज तक की जो परीक्षा रही है SI की उसकी टेंडेंसी क्या रही है, प्रवृत्ति क्या रही है, जिससे आपको प्रश्नों के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को समझने में आंकने में काफ़ी लाभ मिलेगी। और ये प्रैक्टिस वर्कबुक जो बनाया गया है इसी 14 जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई प्रश्न है उसी को आधार बनाकर विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बनाई गई है, जो लंबी अवधि से इस क्षेत्र में अपना सेवा दे रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि एक तो इस यूनिक पब्लिकेशन के बुक को प्राथमिकता दें, दूसरा अधिक से अधिक जो है वीडियो देखने का प्रयास करें और वीडियो में जो अच्छा लगे उस पर भी आप कमेंट करें, जो कमी लगे उसको विशेष रूप से हम आपके सामने वीडियो बनाने वाले टीचर में शामिल है। आपको हम विशेष रूप से यह आग्रह करते हैं कि हम में जो कमी लगी हो उसको आप ज़रूर बताएं और क्या आपको और चाहिए इस चीज़ पर भी कमेंट करें। हम आपके बातों को सूक्ष्म रूप से ध्यान से देखेंगे और जो हम में खामियां ढूंढेंगे हम उसे आगे सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुधार ही व्यक्ति को महान बनाता है। कोई जन्मजात महान बनकर या बड़े व्यक्ति बनकर नहीं आते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपको आज बिहार दरोगा के मॉडल सेट 7 का जो है डिस्कशन करा रहा हूं। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आएंगे, विषय पर आएंगे, प्रश्न पर आएंगे। दूसरा प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून भारत में 2 तरह से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा मुक्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जून में भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जून में भारत में 2 ओर से प्रवेश करती है। एक बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर से है। केरल तट अरब सागर से 1 जून के आसपास भारत में मानसून की जो है आगमन होती है और लगभग 15 जून तक पूरे भारत में मानसून छा जाती है, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहे तो लौटती मानसून जो सितंबर में होती है, जिससे थोड़ा बहुत वर्षा होती है, और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में मुक्त वर्षा होती है। जबकि अधिकांश वर्षा जो भारत में मानसून से होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। मानसून शब्द मौसमी शब्द से बना है, जो मौसम विशेष में हवा जो चलती है उससे जुड़ा हुआ है। मानसून की खोज जो है हिप्पलस द्वारा 45 AD ईस्वी सन में 45 AD में हिप्पलस द्वारा 45 AD में किया गया। तीसरा प्रश्न है, दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया? तो आपके जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ऐसा प्रश्न प्रायः आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोहरी शासन किसने समाप्त किया तो आपको आंसर आता होगा कि एक प्रश्न आता है बंगाल के संदर्भ में, लेकिन यहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये दोहरी शासन संबंधित जो प्रश्न है इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। कैनिंग ने दोहरी शासन को समाप्त किया। आपको बताना चाहेंगे कि 1784 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा आपने देखा होगा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। तो
उस समय से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना हुई पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो 6 सदस्य होते थे, अब वह कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी राजनीतिक मामलाओं में वह सर्वोच्च हो गए। भारत में युद्ध या संधि या किसी राजा से कैसा संबंध बनाएगी तो अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी, नाम ही है नियंत्रक मंडल। और व्यापारिक मामला किसके पास रह गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। स्पष्ट हो गया, ये दोहरी शासन हुआ। दोहरी शासन का अर्थ होता है ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। डायरकी का अर्थ होता है कि शासन को 2 भाग में बांट देना। तो आप देखिए, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा 2 भाग में बांट दिया गया था। राजनीतिक मामलाओं में बोर्ड ऑफ कंट्रोल सर्वोच्च हो गए और व्यापारिक मामला में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के पास रह गया। यही दोहरी शासन हुआ। और जैसा कि जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट कब आया? भारत शासन एक्ट 2 ही बार भारत में आया है, एक बार 1858 में, दूसरा 1935 में। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में जो सैनिक विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई, उसके बाद 1858 से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से विक्टोरिया, उस समय जो महारानी थी, क्राउन का शासन शुरू हुआ। तो इस प्रकार दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग का समय है 1856 से 62 तक। तो आप देख लीजिए कि इस तरह से लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर होगा। ध्यान देंगे, भारत में 4 बार दोहरी शासन लागू हुई। थोड़ा इसको हम विस्तार से आपको बता दें, इसको ध्यान देंगे। यहां से प्रश्न आपसे पूछी जाती है। भारत में 4 बार दोहरी शासन लागू हुई। पहली बार बंगाल में लागू हुई। इसको किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। लाया कौन था बंगाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव। दूसरी बार जो दोहरी शासन लागू हुई वह 1784 से 1858 तक। इसको किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। तीसरी बार कब हुआ? तो 1919 से 1935 तक। इसको किसने लाया? तो इसको लाने वाला था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो राज्यों में द्वैध शासन लागू किया। इसको समाप्त 1935 के एक्ट के द्वारा कर दिया गया और 1935 के एक्ट के द्वारा केंद्र में दोहरी शासन लागू हो गया। 4 विषय: रक्षा, विदेश मामला, धार्मिक मामला और जनजाति मामला। इस 4 मामला पर केंद्र में वहाँ के वाइसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद को ही अधिकार दिया गया कि कानून बना सकता है। 4 विषय पर बनाने का अधिकार वाइसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिया गया। यही दोहरी शासन केंद्र में हुआ। तो हमें विश्वास है कि ये 4 दोहरी शासन को आप यदि एक बार समझेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। 4 क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्ति का है। तो जिप्सम का सर्वाधिक प्राप्ति जो है भारत में राजस्थान जिंक उत्पादन में, सीसा उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में, मार्बल उत्पादन में, चांदी उत्पादन में, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके एलिमेंट है, जिसमें राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो आप देखेंगे जिप्सम उत्पादन, जिंक उत्पादन में भी जस्ता, जिंक, जिप्सम एक ही बात हुआ। उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। 5वां प्रश्न है, मरमागुआ बंदरगाह क्या है, किसकी आयात मुख्य करती है? तो अयस्क में क्या अयस्क? तो लोहा अयस्क। कौन सी अयस्क का ये करता है? तो लोहा अयस्क का ये सबसे बड़ा भारत में जो है बंदरगाह, जहां से लोहा अयस्क के लिए ही मुक्त इसको निर्मित किया गया, ये गोवा में है। गोवा में भी लोहा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। लोहा अयस्क के निर्यात के लिए मरमागुआ बंदरगाह महत्वपूर्ण है। भारत के बड़े बंदरगाह जो 13 है उसमें एक बंदरगाह ये भी है, तो लोहा अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। काली मिट्टी पाई जाती है तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी इसका आंसर होगा। काली मिट्टी जिसे हम भारत में मुक्त इन 3 राज्य में विस्तार पाते हैं, इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इस मिट्टी को
बिना जोते हुए माने बिना जोते हुए जोताई वाले भूमि भी कहते हैं, क्योंकि जब ये फटता, जब इस पर नमी हटती है, नमी कम होती है तो ये बहुत बड़े बड़े दरार बना देती है, जिसको जोतने में बड़ी ही सुविधा होती है। काली मिट्टी जो है ये लावा मैग्मा निर्मित ज्वालामुखी के जो उद्गार हुआ, ज्वालामुखी जो उद्भव होता है उसे हम उद्गार कहते हैं। ये लावा निर्मित है, मैग्मा निर्मित है, और ये कपास की खेती के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। 7वां प्रश्न है, मिन्नम कक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये चेन्नई में है। चेन्नई यानी तमिलनाडु। चेन्नई में मिन्नम कक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए चेन्नई में प्रसिद्ध है। कर्नाटक बेंगलुरु में जो है वह केम्फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कर्नाटक में बेंगलुरु से जुड़ता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जो है कौन है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इस तरह आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से संबंधित है। आपसे एक प्रश्न पूछी जाती है जो बहुत ही नवीन प्रश्न है कि निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया भारत का पूर्ण रूप से जहां 100% निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट हो, पहला हवाई अड्डा कौन है? तो उसका उत्तर देंगे हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है, जहां 100% निवेश जो है वो निजी क्षेत्र का है। एक और बड़ी प्रश्न आपको हवाई अड्डा से अभी अभी पूछने की प्रवृत्ति होगी कि भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? केरल राज्य में है। भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? केरल राज्य में है। 9वां प्रश्न है, सांभर झील राजस्थान में किस नगरों और किसके निकटतम है? तो हम देखेंगे जयपुर के पास सांभर झील है। सांभर झील जो है यह भारत की सबसे सल्टी झील है, सबसे नमकीन झील है, और यह जयपुर के पास है। पिछौला झील राजस्थान में उदयपुर के पास है। भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील है जो कश्मीर में है, और भारत का सबसे जो है इधर खरा पानी का झील जो है उड़ीसा में चिल्का झील है। 10वां प्रश्न है, कलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जैसा कि आप जानते हैं कलपक्कम और तारापुर ये दोनों परमाणु रिएक्टर है। तारापुर जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर 1959 ईस्वी में इस यहाँ शुरू काम किया, और कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। हम जानते हैं कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो परमाणु रिएक्टर है। एक तो कलपक्कम हुआ और दूसरा है कुंडनकुलम। कुंडनकुलम भी ये तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र में जेतपुर महाराष्ट्र में परमाणु रिएक्टर है। तो आप गौर से, आपसे कभी प्रश्न होगा कि भारत का कौन सा राज्य है जहां दो परमाणु रिएक्टर है? तो हम देखेंगे दो परमाणु रिएक्टर वाला राज्य में हमारा आएगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कलपक्कम और कुंडनकुलम है, और सॉरी तमिलनाडु में जो है कलपक्कम और कुंडनकुलम है, जबकि महाराष्ट्र में तारापुर और जेतपुर 2 परमाणु रिएक्टर है। 11वीं प्रश्न है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिलाएं कौन थी? तो गौतमी होगा, प्रजापति गौतमी होगी। इसका आंसर प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी कौन थी? तो बुद्ध भगवान के ये मौसी थी, और साथ ही उनके पालन पोषण करने वाली माँ भी थी, यानी बीमाता। पालन पोषण करने वाली माँ बुद्ध की कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और बुद्ध के माँ का नाम जो था महामाया थी, जो 7 दिन जब जन्म लिया बुद्ध, उसके 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। यशोधरा बुद्ध के पत्नी का नाम है, और संघमित्रा अशोक की पुत्री का नाम है। हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में महिला के प्रवेश के भारी विरोधी थे।
ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में महिला को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। बुद्ध का कहना था कि इसी में यदि महिला को संघ में शामिल करेंगे तो ये धर्म 500 साल ही दुनिया में श्रेष्ठ होगी, अन्यथा 1000 साल तक ये दुनिया का श्रेष्ठ धर्म रहेगा। और जैसा कि आनंद जो बुद्ध के सबसे प्रिय मित्र थे, शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे, आनंद के कहने पर अंततः जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी गई और प्रवेश करने वाली पहली महिला जो है प्रजापति गौतमी थी। 12 प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। एलिफिस्टन ने इस चीज को लेखा जोखा किया है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी का समय है भारत पर 1001 से 1027। 1001 से 1027 के बीच महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किया। पहला आक्रमण जो है हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया। बीच में जो जितने आक्रमण हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी के सोमनाथ मंदिर पर, पाटन गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इनकी आक्रमण, जिस आक्रमण से द्वारा सबसे सफल आक्रमण रहा, सबसे अधिक धन संपत्ति लूट कर ले गया। जैसा कि आप जानते हैं कि महमूद का उद्देश्य भारत में राज स्थापित करना नहीं था, भारत से अधिक धन संपत्ति लेकर गजनी गोड़ क्षेत्र में एक शक्तिशाली राज स्थापित करना था, इसके साथ ख्याति प्राप्त करना था, इसके साथ ही इस्लाम के जो है वह सबसे बड़े नायक के रूप में भी उभर कर आना चाहता था। भारत में उन्हें लुटेरा और भूत सितन कहा जाता है, यानी मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे, इनका सांड जो था इनका प्रतीक था। और ऋषभ देव जो थे ये इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकर महावीर जो अंतिम तीर्थकर भी थे। 14 प्रश्न है, लेकिन किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, ये मुबारक शाह खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र हैं और ये खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं, जिनमें कुछ जो है विद्वान ने माना है कि कुछ इसमें पागलपन का अंश हो सकता है, क्योंकि ये महिला के भेष में और नंगा रहना अधिक पसंद करते थे। उस समय के इतिहासकार की जो सूचना देती है, जो उल्लेख किया है, उससे पता चलता है कि कभी कभी दरबार में ये महिला के भेष में और नंगे भी दौरा लगाता था। तो जो भी हो, मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश के अंतिम शासक, अलाउद्दीन के पुत्र, जो अपने को खलीफा घोषित किया था। 15 प्रश्न है, फाहियान किस देश के निवासी थे? तो फाहियान जो है फाहियान चीन देश के निवासी थे और ये भारत आए थे 399 से 414 तक ये भारत में रहे। उस समय भारत में गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो फाहियान चीनी यात्री जो 399 से 414 के बीच भारत आए, यानी इतना समय भारत में रहे। ये बौद्ध धर्म के शिक्षा दीक्षा के लिए आए थे। ये प्रथम ऐतिहासिक चीनी यात्री है जिनके बारे में हमें विवरण मिलती है। उस समय भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। फाहियान ने लिखा है कि भारत में घरों में ताला नहीं लगाते थे। ये भारत के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। ये भारत में जाति प्रथा की भी चर्चा की है। 16 प्रश्न है, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? वान भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी। हर्ष चरित्र किसने लिखी? वान भट्ट ने लिखी, जो हर्ष के दरबारी कवि थे। वान भट्ट जो हर्ष चरित्र लिखी। हर्ष चरित्र भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है, यानी किसी राजा की जीवनी
यदि भारत में कोई लिखी गई तो पहला जो है हर्षचरित्र है। बाणभट्ट ने कादम्बरी, पार्वती परिणय जैसे अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक की भी रचना की। हर्षचरित्र 8 भागों में विभाजित है। फिर दोषी द्वारा शाहनामा जैसी पुस्तक लिखी गई। बरामिहिर जो गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। पंच सिद्धांतिका खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। लघु जात, बृहद जात आदि पुस्तक भी इन्होंने लिखी। 17 प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आए? तो भारत वास्को डिगामा जो है वह 17 मई 1498 को भारत आए। वास्को डिगामा ग्रेवलियन जहाज के द्वारा भारत आए। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री थे जो केरल के कलिकट तट पर सर्वप्रथम पदार्पण किया और जेमरिन जो वहाँ के राजा के, कालिकट के राजा के वंशगत उपाधि थी, राजा का नाम ज्ञात नहीं है, उनका स्वागत किया और यहाँ से जो सामान ले गए उससे 60 गुना लाभ कमाया। फिर दूसरी बार भी जो है वास्को डिगामा 1501-2 में भारत आया। फिर भारत में 1502 में पुर्तगाली ने प्रथम कारखाना कोचीन में स्थापित किया। 18 महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कब तक, कितने समय के लिए होगी, यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करती है। उनके प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। महान्यायवादी की योग्यता वही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्ति होने के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता समकक्ष इक्विवेलेंट जो है, इनकी भी एबिलिटी होनी चाहिए। महान्यायवादी कितने वर्ष तक रहेंगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधि विशेषज्ञ होते हैं। विधि मामलाओं में भारत सरकार को सबसे बड़ा ये सलाहकार होते हैं। ये किसी भी सभा समिति में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, विचार रख सकते हैं, लेकिन ये सदस्य नहीं होते हैं। इस कारण ये मत नहीं दे सकते हैं। के वेणुगोपालन वर्तमान में महान्यायवादी है। 20 प्रश्न, किसने आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हें भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें प्रथम भारत में आधुनिक पुरुष कहा जाता है। इन्हें महापुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत में चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। इन्हें भारत में प्रथम यूरोपियन व्यक्ति, विचार वाले व्यक्ति भी कहा जाता है। तो भारत में नवजागरण की इन्हें जनक माना जाता है। इन्हें नवजागरण के अग्रदूत माना जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रथम अग्रदाता माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 21 प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य की योग्यता नहीं है। तो लोकसभा के लिए उम्र 30 वर्ष जो है योग्यता नहीं होगी। जैसा कि हम समझते हैं कि लोकसभा, राज्य विधानसभा दोनों के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? 25 वर्ष। कभी कभी आपसे प्रश्न होता है कि 30 वर्ष कभी कभी आपसे प्रश्न होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई की कोई योग्यता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष के कोई व्यक्ति भारत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 30 वर्ष उम्र जो है भारत में विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए अनिवार्य है। 22वां प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का समय है 1837 से 1858 तक। ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से शायर लिखते थे और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए। इन्हें हडसन ने हुमायूं के मकबरा में पकड़ लिया और 1862 में इनकी रंगून में मकबरा है, रंगून बर्मा में मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी का नाम जीतन माल था। कहा जाता है कि ऐसे बदनसीब बादशाह थे जिन्हें 2 गज जमीन भी भारत में नसीब नहीं हुआ। 23 है, गवर्नर जनरल द्वारा जारी अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश जो है विधानसभा
विधानसभा द्वारा मंजूर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब सत्र नहीं चलता हो, और अध्यादेश जारी होने के बाद सत्र जब शुरू होगी 6 सप्ताह के अंदर इसे पारित होना अनिवार्य है। अध्यादेश का उद्देश्य होता है कि सत्र नहीं चल रहा है, कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना जरूरी हो, उस स्थिति में यह अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिया गया है। अध्यादेश तैयार जो है मंत्रिपरिषद करती है, मंत्रिमंडल करती है अध्यादेश तैयार। 25 प्रश्न है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी बनी, रीता फारिया बनी, वह 17 नवंबर 1966 को भारत की ये प्रथम महिला है, और एशिया की प्रथम महिला रीता फारिया हुई जो कि विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी। मिस वर्ल्ड बनने वाली एशिया की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला रीता फारिया जो 1967 ईस्वी में बनी। लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा दोनों 2000 में, ये लारा दत्ता जो है ये मिस यूनिवर्स 2000 में बनी, और प्रियंका चोपड़ा जो है मिस वर्ल्ड जो है 2000 में बनी। डायना हेडन जो है 1997 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी, और फेमिन मिस इंडिया भी डायना हेडन जो है 1997 में बनी थी। तो भारत का प्रथम मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी? रीता फारिया जो एशिया की भी थी, और मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला जो थी 1994 में बनी थी, और वह था सुष्मिता सेन भारत की प्रथम महिला जो मिस यूनिवर्स बनी 1994 में। 26 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसने अशोक का उत्तराधिकारी? तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल अशोक के उत्तराधिकारी बना। कुणाल जो है तक्षशिला क्षेत्र के उत्तरापथ, जिसकी मुख्यालय यानी कैपिटल राजधानी तक्षशिला थी, वहाँ के ये गवर्नर रह चुके थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कुणाल अंधा हो गया था। अब ये अंधा जन्मजात यदि होता तो उत्तरापथ जैसे शक्तिशाली क्षेत्र में संभवतः इन्हें गवर्नर न बनाया जाता। यह पूरा संभावना है कि कुणाल को राजतंत्र में गुटबाजी या किसी कारण से उनको वह स्थिति बन गई कि इनको अंधा कर दिया गया। अंधा चाहे वह दवा से क्या हो या शारीरिक किसी माने हमला के द्वारा हो, लेकिन कुणाल अंधा हो गया था उस समय जब ये शासक थे। तो कुणाल के राज को चलाने के लिए इनको सहयोग दिया इनके कुणाल के पुत्र अशोक के पौत्र दशरथ ने। बिंदुसार अशोक के पिता थे। राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र थे, और बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। 28 प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो मराठों ने अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मराठा युद्ध हुआ। मराठा ने अंग्रेज का सबसे बड़ा विरोध किया। पहला मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तक हुआ। दूसरा अंगल मराठा युद्ध जो है 1803 से 6 तक हुआ, और तीसरा मराठा युद्ध 1816 से 18 तक हुआ। 18 में पूना के संधि द्वारा बाजीराव द्वितीय को पेशवा को पद छोड़ना पड़ा। उन्हें कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, और शिवाजी के वंशज को सतारा का एक छोटा सा क्षेत्र दे दिया गया। इस प्रकार मराठा राज समाप्त हो गया। मराठा ने अंग्रेज का सबसे सशक्त विरोध किया। मराठा के पराजय का सर्वप्रमुख कारण क्या था? एकता की कमी। 29 प्रश्न है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 तारीख को मनाया जाता है। 4 और स्थल सेना दिवस 15 जनवरी को स्थल सेना दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
32 प्रश्न है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर, बरेली के इज्जत नगर में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, जिसके द्वारा भारत में पशु अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है। पशु के संवर्धन और विकास के लिए यह संस्था अग्रणीय भारत में रही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भगत सिंह जो भारत के क्रांतिकारियों का एक वैचारिक रूप दिया। एक यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे कि भगत सिंह को ही क्रांतिकारी में सबसे ऊपर क्यों माना जाता है। हम बता दें कि फांसी चढ़ने वाला भगत सिंह हो या कोई और हो, सब आदमी बराबर हैं, सबकी जीवन एक समान है। तो भगत सिंह सबसे ऊपर क्यों है? हम भगत सिंह को ही नाम सबसे पहले क्यों लेते हैं? तो इसके पीछे यह है कि भगत सिंह ने क्रांतिकारियों को एक वैचारिक आधार दिया, एक सिद्धांत आधार दिया। भारत का निर्माण किस प्रकार हो, तो स्पष्ट रूप से वह समाजवादी विचार से प्रभावित हैं। वह मजदूर और किसान को एकत्रित होना अब मुख्य कार्य रह गया है। उनका स्टेटमेंट है, स्पष्ट है, वो मजदूर और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। वह चाहते थे कि जो काम करता हो उन्हें पहली सुविधा मिले। हालांकि ऐसा नहीं आज तक हो पाया है। 34 प्रश्न है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित हैं तो अपनी मां जीजाबाई से। जीजाबाई शिवाजी की मां थी जिनसे सबसे ज्यादा प्रभावित थी। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले थे, जो बीजापुर में उच्च पद पर आसीन थे। शिवाजी को दादाजी कोंडदेव ने संरक्षण दिया और शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। तो शिवाजी सबसे ज़्यादा अपने माँ जीजाबाई से प्रभावित थी। जो जीजाबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिनके पति मोहिते तुक्काबाई से प्रेम करने लगे थे। यानी शाहजी भोसले एक दूसरा विवाह कर लिए थे। इस स्थिति में अपने पति से दूर रहकर अपने धार्मिक जीवन में पूरी तरह लीन होकर जीजाबाई अपना जीवन बिताने लगा। इसी क्रम में शिवाजी ने जब भारत की पौराणिक कथाओं में सूरवीर सेना नायकों आदि के बारे में पढ़ा सुना, तो इससे शिवाजी में एक आत्मगौरव बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा और वह देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार हुआ। चांद बीबी जो युद्ध करते हुए अकबर से मारा गया 1599 में, अहमदनगर की ये संरक्षिका थी, राजमाता थी। हजरत महल 1857 में लखनऊ के नेतृत्व किया। मीराबाई रतन सिंह राठौर की पुत्री, थी। 35 राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं था? तो राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि विधवा पुनर्विवाह जो है, विधवा पुनर्विवाह 1856 में एक्ट लाया गया, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। और इसको लाने का श्रेय सबसे महत्वपूर्ण थे ईश्वर चंद्र सागर को। जैसा कि जानते हैं 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। संस्कृत शिक्षा के बारे में राजा राम मोहन राय का स्पष्ट विचार था कि हम संस्कृत विरोधी नहीं है, संस्कृत हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अंग्रेजी उससे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़कर पाश्चात्य शिक्षा को हम समझेंगे, विदेशी भाषा को पढ़कर हम दुनिया में हो रही परिवर्तन को समझेंगे और उससे हम अपने राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान दे सकते हैं। ध्यान रखना है कि बहुत सारे व्यक्ति संस्कृत विरोधी राजा राम मोहन राय को मानते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं थे। सती प्रथा का 1829 में उन्होंने विरोध किया। अंग्रेजी शिक्षा के तो उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। तो स्पष्ट है विधवा पुनर्विवाह राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। 36 प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दो बार शासन किया? तो इसका आंसर होगा हुमायूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हुमायूं जो है अपने पिता के मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में राजा बना, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह ने इन्हें बाहर कर दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मई जून 1555 में
मच्छीबारा और सरहिंद के युद्ध में जीतकर हुमायूं पुनः भारत पर कब्जा कर लिया और दिल्ली आगरा पर अधिकार करके राजा बना। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण वे जनवरी 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय के महल से पिछड़कर गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो 2 बार शासन करने वाला राजा हुमायूं, हालांकि हुमायूं ने अपने को कभी राजा नहीं माना, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन वास्तव में सत्ता में वो 2 बार आया। उन्हें बिना ताज का बादशाह कहा गया, जो अपने को हमेशा बादशाह मानता रहा। 37 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग को घर बने होते थे। तो देखिए इस प्रश्न को, ये कंट्रोवर्सी प्रश्न है थोड़ा, लेकिन इस प्रश्न का जब आंसर आपसे पूछा जाए तो पक्की ईंट का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे वह ईंट और लकड़ी दोनों का प्रयोग करते थे। वो कच्ची ईंट और पक्की ईंट का भी प्रयोग करते थे, विशेष रूप से बाहरी भागों में, और जहाँ पानी का बहाव हो वहाँ पक्की ईंट का प्रयोग अधिक करते थे। लकड़ी का भी ये लोग प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, पक्की प्रश्न हो तो उसके आधार पर पक्की, क्योंकि उस समय पक्की ईंट का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए हम आंसर पक्की ईंट दे सकते हैं। नगर नियोजन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। 38 प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? तो हमारी संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा है कि विधानसभा की सदस्य न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। लेकिन इसके अपवाद में भी है, जिस तरह गोवा में हम देखेंगे 40 सदस्य है, और भारत का सबसे छोटा विधानसभा पांडिचेरी विधानसभा है, जहां मात्र 30 सदस्य होते हैं। तो 60 से कम नहीं होगा और 500 से अधिक नहीं होगा, लेकिन इसके अपवाद भी है। भारत में सबसे बड़ा विधानसभा जो है यह 403 सदस्य का उत्तर प्रदेश में है, और सबसे छोटा विधानसभा जो है वह पांडिचेरी में है, हालांकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां मात्र 30 सदस्य है। तो अनुच्छेद 170 में लिखा है कि विधानसभा के सदस्य कम से कम 60 विधानसभा में होंगे, अधिकतम 500 होंगे। इसके अपवाद भी है। 29 प्रश्न है, बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है। ये दांतेवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। दांतेवाड़ा जिला कहाँ है? तो दांतेवाड़ा जिला ये छत्तीसगढ़ में है। दांतेवाड़ा जिला नक्सलवादी यानी एमसीसी के लिए काफ़ी जाना जाता है, और जहां भारत के भारी मात्रा में सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। दंतेवाड़ा जिला में बेलाडीला है। आडियान ग्रुप समूह को इस क्षेत्र का लोहा एस खान देने की बात होने के कारण इस क्षेत्र के आदिवासी ने भारी विरोध किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलाडीला की लोहा एस उत्तम किस्म की लोहा है, जिसकी मांग देश विदेश में काफ़ी मात्रा में है। लक्ष्मी विलास जो है बड़ोदरा में है। तेल शोधक कारखाना पहला डिब्रूगढ़ में 1901 में खोली गई। 40 प्रश्न, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम प्रभाव किसने डाला? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? तो वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीदा भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली राज के वास्तविक में संस्थापक थे। तो आपका प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम प्रभाव डाला तो वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत आए थे। पहले यूरोपियन भारत में समुद्री मार्ग की खोज की, और फिर आप देखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो प्रथम पुर्तगाली थे, जो 1505 से 9 तक गवर्नर रहे, और 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क रहे। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली राज के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने गोवा को जो है बीजापुर के सुल्तान यूसुफ यादिल शाह से छीन लिया, जो आगे चलकर गोवा पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से गोवा क्षेत्र छीन लिया।
डोमिंग पायस पलनी, डोमिंग पायस और पीटर मुंडी मध्यकाल के यात्री, और पलनी जो है प्राचीन काल से संबंधित है, जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी जिसमें भारत के व्यापार की सरप्लस होने की बात कही है। 41 प्रश्न है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम, सिंहभूम में भारत का जादूगोड्डा, जादूगोड्डा झारखंड के सिंहभूम जिला में है, जहाँ भारी मात्रा में जो है यूरेनियम पाया जाता है। ये नाभिकीय काम में आने वाला यूरेनियम, हालांकि भारत में यूरेनियम की कमी है। भारत यूरेनियम प्राप्त करने के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया, काजिस्तान जो है, काजिस्तान सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देश भी यूरेनियम के बड़े उत्पादक है, जिससे भारत संबंध बनाकर अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए अनेक संधि की है। सोनार जो है वो समुद्र में गोताखोर आदि ले जाते हैं। कोलार में सोना पाया जाता है। नेपानगर में जो है अखबारी कागज बनाया जाता है। 43 है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यह असत्य है कि उनका कार्यकाल 8 साल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हालांकि अनुच्छेद 56 में लिखा है कि एक राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और लेकिन वह कितने बार चुने जाएंगे इस बारे में कोई निश्चित नहीं है, और कितने उम्र तक रहेंगे इस बारे में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन एक कार्यकाल में केवल 5 वर्ष के लिए ही वे राष्ट्रपति रह सकते हैं, जैसा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। 44 से, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय, तो इसका आंसर है सी राजगोपाली, जैसा राजगोपालचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत में राष्ट्रपति गणतंत्र के प्रमुख हो गए, इसके साथ ही गवर्नर जनरल का पद भी स्वतः ही समाप्त हो गई। हीरालाल कन्या सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। जनरल करिप्पा भारत स्थल सेना के प्रथम अध्यक्ष। एम.एन. राय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक रहे हैं। 45 है, सीमांत गांधी के उपनाम से विख्यात तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने गांधीवादी नीति को भलीभांति लागू किया। 1929 में खुदाई खिदमतगार एक पार्टी की स्थापना इन्होंने 1929 में की, और इनके कार्यकर्ता लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये भारत विरोधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। अंततः हम देखेंगे जब इन्हें भारत बंटवारा से जाना पड़ा तो इन्होंने गांधी जी को बड़े ही संवेदनशील पत्र लिखी, जिसमें लिखे थे कि आपने मेमना को भेड़ियों के बीच में फेंक दिया। फिर इन्हें भारत रत्न पाने वाले ये प्रथम विदेशी यानी पाकिस्तानी थे 1988। हालांकि इलाज करने के लिए भी भारत आए थे। 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 46 है, सती प्रथा कब निषेध किया गया? तो दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को निषेध किया गया एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा को निषेध किया गया। इसे दंडनीय अपराध बनाया गया, जिसमें राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यह एक्ट के द्वारा सती प्रथा को निषेध कर दिया। बालिका वधू हत्या को भी लॉर्ड बेंटिंग ने निषेध किया। दास व्यापार को भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय भी चार्टर 1833 के अधीन अवैध घोषित किया गया। ठगी प्रथा को भी सलीमन ने लॉर्ड बेंटिंग के समय ही समाप्त किया। बटरफ्लाई संबंध है तो तैराकी से है। तैराकी के जो तैरने की स्टाइल है उसमें एक बटरफ्लाई है, एक फ्री स्टाइल आदि जो है कई प्रकार की स्टाइल है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइकल फेल्प्स को जो है हम शार्क कहते हैं, मछली, शार्क मछली समुद्री जो है जीव, उससे जोड़ा गया है। माइकल फेल्प्स जो है अभी वर्तमान में सबसे बड़े तैराक हैं। ओलंपिक में अब तक के सबसे रिकॉर्ड पदक प्राप्त करता भी हैं।
48 से पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन, तो आदि मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था, जो इनके शिकार आखेट जो इनके जीवन का भी आधार था। जैसा कि हम जानते हैं भीमबेटका और आदमगढ़ में जो चित्रकारी मिली है पूरा पाषाण काल में, उसमें अधिकतर शिकारों का चित्रण है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। मानव जीवन की प्रारंभिक जीवन का आधार कंदमूल, फल फूल और शिकार ही था। सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या थी, तो पुत्री थी। जैसा कि हम जानते हैं कि रजिया जो है, रजिया 1336 से 40 तक शासका रही। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद फिरोज राजा बना और फिरोज की मां शाह तुर्कान जो थी बड़ी ही कुचक्र विचार की महिला थी और फिरोज अयोग्य व्यक्ति भी था। तो जब दिल्ली से बाहर विद्रोह को दबाने गया, उसी समय रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर, जो उस समय न्याय की प्रतीक थी, न्याय की मांग की, दिल्ली के जनताओं ने इन्हें शासका बना दी। एकमात्र मध्यकाल की महिला जो दिल्ली की सुल्तान बनी और जिन्हें जनताओं ने चुना। तो इल्तुतमिश बार बार कहती थी कि हमारे जो पुत्र हैं उसमें जो भी संतान है उसमें रजिया सबसे योग्य है, लेकिन मध्यकाल में महिला की जो स्थिति थी उसको देखते हुए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त की थी। दूसरा, इल्तुतमिश की अचानक मृत्यु भी उनके उत्तराधिकारी नियुक्त करने में बाधा थी। रजिया की पतन का मुख्य कारण विद्रोह था, विद्रोह के पीछे मुख्य कारण महिला था। यदि वो महिला न होती तो एक बहुत ही महान शासका के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकती थी। 51 है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, तो यह यंग इंडिया थी। यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी, जो जनवरी 1918 से शुरू किया गया और 1931 तक रहा। इसमें यंग इंडिया के द्वारा गांधी जी अपने विचारों को रखते थे और देशवासियों से क्या अपेक्षा करते थे, इन बातों को विशेष रूप से जिक्र करते थे। केसरी बाल गंगाधर तिलक द्वारा क्रांतिकारी समाचार पत्र अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1913 से शुरू किया गया। कामरेड जो है मोहम्मद अली जिन्ना के प्रसिद्ध जो है समाचार पत्र रहा। मोहम्मद अली जिन्ना हमदर्द, स्टार, डॉन, कामरेड जैसे समाचार पत्र निकाले। 52 है, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास विख्यात रहे हैं। देशबंधु महात्मा गांधी ने चित्तरंजन दास को नाम दिया। एंड्रूज को CF एंड्रूज को महात्मा गांधी ने देश मित्र की उपाधि दिया। महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया और महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सफलता के बाद गांधी जी को दिया। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए। 54 है, भारत में वयोवृद्ध वकील ग्रैंड ओल्ड एस्मेल के गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, भारत के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, इनकी तुलना गैल्वेस्टन से किया जाता है, जो ब्रिटेन के रहे हैं। इन्हें भारत का गैल्वेस्टन भी कहा जाता है। हालांकि ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन इन्होंने भारत में आर्थिक निकासी, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया, जिसके कारण ये काफ़ी ख्याति रहे हैं। ये भारत में ये भारत के दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं की अध्यक्षता में जो है स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ। MG रनाडे जो न्यायाधीश थे और प्रार्थना सभा के स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। MG रनाडे को पश्चिम भारत का अग्रदूत कहा जाता है, सुकरात कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध, इनकी रचना विश्व स्तर पर ख्याति अर्जित की। 55 प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है, तो यह जो है ओडिशा में है। चिल्का झील जो है लेंगू निर्मित झील है। भारत में खारा पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कर्नाटक में है। लेगुन निर्मित झील है, यानी समुद्र जल से घिरे हुए भाग से बना हुआ झील है।
56 है भारत में सेना का सर्वोच्च पद है, तो भारत में सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। स्थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। नौसेना का सर्वोच्च पद एडमिरल होता है और वायुसेना का सर्वोच्च पद चीफ एयर मार्शल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस स्टाफ पद भी एक बनाया गया है जो तीनों सेना के कोऑर्डिनेटर के रूप में बनाया गया है। तो अब सेना का सर्वोच्च पद यदि ऑल ओवर एक दिया जाए तो डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ पद हुआ, जो जिस पद पर बिपिन रावत आसीन है। 58 है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो हम देखेंगे कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली। कथकली केरल का है, ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी ये शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य जो है ये केरल का प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। कथक नृत्य जो है वह उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ये शास्त्रीय, कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित कथकली है। 59 है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो लगभग जो आपका दिया गया है 10.7% भाग भारत में पर्वतीय क्षेत्र के रूप में लगभग आता है। पर्वतीय क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर किसी जगह की ऊंचाई निर्धारित की जाती है और उस आधार पर मैदानी भाग, पठारी भाग और फिर पर्वतीय भाग निर्धारित की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कुल भूमि का 43% भूमि कृषि योग्य है। ऐसा दुनिया में किसी भी देश में नहीं है जहां की कुल क्षेत्रफल का 43% कृषि योग्य भूमि हो। 60 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली से सबसे अधिक तेल की प्राप्ति होती है। गुजरात सोयाबीन उत्पादन का भी भारत में सर्वप्रमुख राज्य है। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक जो है गुजरात में कपास भी वर्तमान में सबसे अधिक गुजरात में ही कपास का भी उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक केला का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में जो गेहूं, गन्ना, आलू जैसे फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। एक लीची उत्पादन, मखाना उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है भारत में। 61 है किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जस्ता राजस्थान में, जिप्सम, जस्ता, जिंक जो भी कहा जाए, इसका उत्तर देना है राजस्थान। राजस्थान भारत के समृद्ध खनिज पदार्थ के दृष्टि से राज्य है जहां सीसा, चांदी, सीमेंट उद्योग, जस्ता आदि उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। 62 है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किससे संदर्भित होता है। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित होता है। अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित कोई भी निर्वाचन संबंधित विवाद हो तो उसे हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। 1 माह के अंदर निर्वाचन डिक्लेरेशन होने के बाद निर्वाचन आयोग ने जब चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी तो 1 माह के अंदर ही अनुच्छेद 71 के अधीन हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद इस पर कोई भी विवाद नहीं सुनी जाएगी। हालांकि ये भी ध्यान देना है कि यदि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो या किसी राज्य या संसद या राज्यसभा के सदस्य पद खाली हो, वैकेंट हो, उस आधार पर यदि राष्ट्रपति का उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति चुनाव होती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी चुनाव होगी और वैध कहलाएगी। अब हम लोग 63 क्वेश्चन को देखेंगे कि राज्यसभा डॉट है। तो राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में कहा गया है। राज्यसभा अस्थाई निकाय है, ये भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा की गठन जो है स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद 3 अप्रैल
1952 को किया गया। हालांकि हम जानते हैं कि राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा द्विसदनीय बना दिया गया था, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट लाया गया था, जिस समय में 60 सदस्य रखा गया था 1919 में। 1952 में जो हमारी राज्यसभा बनाई गई है, जिसमें आर्टिकल 80 के अधीन बनाया गया है, क्योंकि 79 आर्टिकल में लिखा है कि संसद, तो संसद के अंतर्गत 3 चीज को रखा गया है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर 111 अनुच्छेद के अधीन करते हैं तो वह कानून बन जाती है। तो अस्थायी निकाय है, जबकि लोकसभा अस्थायी निकाय नहीं है। 85 अनुच्छेद के अंतर्गत इसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। 64 प्रश्न है, कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? तो औद्योगिकीकृत देश जो आपका दिया गया है उसमें सिंगापुर सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है। सिंगापुर में 100% नगरीकृत आबादी है। जहां गांव नहीं है तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकीकृत जो विकल्प है उसमें सिंगापुर होगा। सिंगापुर जो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, यह एक बहुत ही एशिया के महत्वपूर्ण विकसित देश है। मलेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण देश है। नेपाल हिमालय की तराई से जुड़ा हुआ भारत के उत्तर में एक छोटा सा देश है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ एक देश है जो भारत के पूर्व में है। 65 है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा है। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। इसे ड्यूरेंट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में ड्यूरेंट द्वारा किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। स्टॉकहोम में सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तन पर 1972 में सम्मेलन आयोजित की गई थी। न्यूयॉर्क में IMF विश्व बैंक का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 66 है, निम्न दाब का केंद्र कौन है? तो निम्न दाब का केंद्र साइक्लोन होता है। साइक्लोन का अर्थ हुआ चक्रवात। चक्रवात वह अवस्था है जब केंद्र में निम्न दाब हो और बाहर का हवा जो है, बाहर का वायु जो है, ये निम्न दाब की ओर, ये निम्न दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। तो इस स्थिति में साइक्लोन होता है, चक्रवात आता है। और चक्रवात के विपरीत एंटी साइक्लोन होता है, प्रति चक्रवात होता है। प्रति चक्रवात के स्थिति में केंद्र से जो हवा जो है यहाँ उच्च दाब होगा और ये हवा जो है ये बाहर की ओर निकलेगा। तो साइक्लोन की स्थिति में केंद्र में निम्न दाब होती है और बाहर उच्च दाब होती है, जहां तेज से हवा अंदर की ओर आती है। और एंटी साइक्लोन में केंद्र में उच्च दाब होता है और वहां से हवा बाहर की ओर तेज में जाती है। जैसा कि जानते हैं, प्रति चक्रवात और चक्रवात से भारी क्षति होती है, विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में। भारत के ऐसा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इस तरह की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। साइक्लोन की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा जो होती है वह सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। और जबकि उत्तरी गोलार्ध में सुई की दिशा में होती है। इसके विपरीत एंटी साइक्लोन में उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा जो होती है सुई की दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी साइक्लोन की स्थिति में मौसम साफ होता है, वाताग्र का अभाव पाया जाता है। मानसून हवाएं हैं, तो मानसून हवाएं क्या है? तो मानसून हवा एक मौसमी हवा है
जो किसी भी स्थिति में जो है जेट एक्सट्रीम और अल नीनो से प्रभावित होता है। मानसून जैसा कि आप जानते हैं कि ये मौसमी शब्द से बना हुआ है, यह एक निश्चित अंतराल के बाद आने वाली हवा है। ये पवन और हवा में क्या अंतर है? तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, जो गतिशील हो। तो यह मानसून जो भारत के कृषि अर्थव्यवस्था को काफ़ी प्रभावित करती है। यदि मानसून संतुलित हो तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, जिससे भारत की विकास दर बढ़ जाती है। यदि मानसून की स्थिति कमज़ोर पड़ेगी तो इससे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है और इस स्थिति में हमारी आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मानसून के द्वारा भारी उसकी सशक्त स्थिति उपस्थित दर्ज हो तो भारी वर्षा होती है, इससे भी हमारी बाढ़ जैसी समस्या आती है और उससे हमें काफ़ी क्षति उठाने पड़ती है। तो मानसून हमारे देश के लिए इसीलिए जुआ कहा जाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसून जलवायु है। 68 प्रश्न निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी है तो तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी है। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है और हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। ये 4 राजधानी है। तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी होगा। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। बुडापेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो सुदूर पूर्व का धान का कटोरा कहा जाता है। बर्मा को म्यांमार, जिसका नया नाम है बर्मा, पुराना नाम है। म्यांमार को धान का कटोरा कहा जाता है। म्यांमार जो भारत से स्थल और जल दोनों सीमा से जुड़ती है, वहाँ की लाई गई मिट्टी से वहाँ की जो उपज मिट्टी है उसमें धान की खेती काफ़ी अधिक जो है उत्पादकता देती है। भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। कृष्ण गोदावरी बेल्ट को भी धान का कटोरा भारत में कहा जाता है। जयपुर कौन सा खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो आपका प्रश्न है इसका सबसे नियरेस्ट आंसर होगा मार्बल। संगमरमर के लिए जयपुर क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो बहुमूल्य जो है जो पदार्थ है, उस पदार्थों में जो चट्टानें हैं जो हमें इमारत बनाने और अन्य कामों में उपयोग में लाया जाता है, सीमेंट उद्योग आदि में, उसके लिए राजस्थान सर्व प्रमुख है। मकराना, राजस्थान के मकराना का मार्बल विश्वविख्यात है। शीशा भी राजस्थान में सबसे अधिक होती है। लाल बलुआ पत्थर के लिए मध्य प्रदेश के मिर्जापुर जिला में चुनार सबसे प्रसिद्ध है। नमक के खान के लिए भी जो है सिंध क्षेत्र, सिंधी नमक जो एक प्रसिद्ध नमक भी है, नमक खान भी है सिंधी क्षेत्र में। और साधारणतः नमक जो है वह समुद्री जल से बनाया जाता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भारत के गुजरात के भावनगर में है। हीराकुंड परियोजना 71 प्रश्न। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रण करती है? तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा के संबलपुर के पास है और ये 4800 मीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहते हैं। ताप्ती नदी पर सूरत शहर अवस्थित है। 72 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा रहते हैं? तो लेप्चा एक जनजाति है। लेप्चा क्या है? तो एसटी है। और ये कहाँ रहते हैं? तो सिक्किम राज्य में रहते हैं। लेप्चा कहाँ रहते हैं? तो सिक्किम राज्य में रहते हैं। सिक्किम जो भारत के भूटान और चीन के सीमा पर अवस्थित राज्य है भारत का, जो 1975 में भारत का 36वां संशोधन द्वारा 22वीं राज्य बनाया गया। लेप्चा जनजाति के
पर्वत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो लेप्चा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 8% से अधिक जनजाति है, जिसमें भील जनजाति अब सबसे बड़ी जनजाति हो गई। पहले गोंडा जनजाति सबसे बड़ी जनजाति थी। भारत की बड़ी जनजाति में भील, गोंडा और संथाल क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आती है। 73 प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित में किस शहर के किनारे बसी है? तो अहमदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि साबरमती नदी और साबरमती एक्सप्रेस एक गाड़ी का भी नाम है, जो साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी में ही गोधरा कांड हुआ था, जिसमें स्वयं सेवकों को जला दिया गया था 27 फरवरी को 2002 को, जिसके बाद गुजरात में भारी दंगा आया था साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती आश्रम का संबंध गांधी जी से है। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना साराभाई, अम्बालाल साराभाई और बेनीबाई की आर्थिक मदद से गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो गांधी जी की आध्यात्मिक चिंतन कक्ष रही। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर अवस्थित है। हैदराबाद मूसी नदी पर अवस्थित है। मुंबई तो ये तो अरब सागर के तट पर अवस्थित है। ये सालसेट द्वीप पर मुंबई अवस्थित है। 74 है, नर्मदा नदी अधिकांश भाग किस राज्य से गुजरती है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश से गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मैकाले पहाड़ी श्रेणी के मैकाले पर्वत श्रेणी के अमरकंटा की पहाड़ी से निकलती है और मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में भी महत्वपूर्ण नदी के रूप में प्रभावित होती हुई यह जो है अरब सागर में गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद की निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये भ्रंश घाटी होकर गुजरती है। 1312 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। 75 प्रश्न, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के गर्म दल के प्रारंभिक बड़े लीडर में एक लीडर थे। पीएनबी के ये संस्थापक सदस्य रहे हैं। इंश्योरेंस क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये गर्म दल के नेतृत्व के रूप में काफ़ी प्रसिद्धता हासिल किए। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को बुरी तरह एसपी एस्कॉट की लाठी से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 ईस्वी को इनकी इस कारण से मृत्यु हो गई, जिसके कारण 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने डीएसपी सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके कारण इन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय थे। 76 रूसी क्रांति के जनक वी आई लेनिन समाजवादी विचार से प्रभावित व्यक्ति, उन्हें गांधी रूस का कहा जाता है। 1917 में जो बोलेत्सिक की क्रांति हुई, नवंबर 1917 में रूस की क्रांति, जिसको बोलेत्सिक की क्रांति कहते हैं, इस क्रांति के हीरो लेनिन थे। स्टालिन आधुनिक रूस के निर्माता माने जाते हैं। 77 है, सतीश गुजराल का संबंध है। तो पेंटर से संबंधित है। सतीश गुजराल जिसे 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के भाई हैं। 78 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग, जो जुलाई संभवतः 21 जुलाई, विवाद है, कभी कभी 19 जुलाई भी आता है, 21 जुलाई समझे। 21 जुलाई 1869 को जो है ये नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के, जिन्होंने अपोलो 11 के द्वारा, अपोलो क्या है? यूनान के एक देवता हैं और अपोलो के 11 नाम दिया गया है। ये यान है, यहाँ याद रखना है, नासा द्वारा दिया गया यह यान है जिस पर चढ़कर ये चंद्रमा पर उतरे। अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान है। अपोलो ये नाम जो है यूनान के देवता के नाम पर रखा गया है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम 2 व्यक्ति हैं। भारत के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला है।
यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में रहने वाले यात्री संबंधित है। राकेश शर्मा भारत के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा की 1984 में। 79 है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। अब्दुल कलाम आज़ाद इस पुस्तक के लेखक हैं। अल हिलाल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। जयप्रकाश ने हुआ सोशलिज्म जैसे पुस्तक लिखी। गांधी जी ने बहुत सारे पुस्तक लिखी जिसमें इनकी आत्मकथा है एक्सपीरियंस विथ थ्रू, यानी जो हमारी अनुमान थी वह सच में बदला। 80 प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है वो कहाँ? तो सोनपुर जो सोनपुर बिहार गंगा नदी तट से जुड़ा हुआ हाजीपुर सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होती है। इसका नाम हरिहर मेला है और वहाँ हरिहर नाथ की मंदिर है। यह विश्व की सबसे बड़ी जो है पशु मेला है। पुष्कर जो राजस्थान में है, पिछौला झील के पास एकमात्र जगह है जहाँ ब्रह्मा की मंदिर है। बालेश्वर महाराष्ट्र में है, जहां से बालेश्वर महाराष्ट्र में है, पहाड़ी है इलाका, पर्यटक स्थल है। 85 है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 979 मीटर ऊंची है। ये केरो नदी पर अवस्थित है। ये वेनेजुएला में है। तो विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है वह एंजिल जलप्रपात है जो 979 मीटर है। ये केरो नदी पर है। ये वेनेजुएला में है। रिवोन जलप्रपात जो है अमेरिका के रिवोन जलप्रपात जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, जिसकी ऊंचाई जो है 400 वाटरफॉल का ऊंचाई है 491 मीटर। नियाग्र जलप्रपात भी अमेरिका में है। भारत का सबसे ऊंची जलप्रपात जो है गोरसप्पा या जोगा जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात अब कहते हैं। साबरमती ये जो है सारावती कर्नाटक में सारावती नदी पर अवस्थित है। 255 मीटर ऊंची है। और 86 विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर झील है, जिसकी क्षेत्रफल जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ कैस्पियन सागर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। मीठा पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपिरियर झील है। बेकाला झील जो है सबसे गहरी झील है। टीटाकाका झील सबसे ऊंची स्थान पर झील है। और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ी खरी पानी का झील है। 87 है भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में रेडियो प्रसारण सबसे पहले जो है 1927 में प्रारंभ हुआ। इसका नाम रखा गया प्रसार भारती केंद्र। फिर 1936 ईस्वी में इसका नाम बदल के कर दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 ईस्वी में इसका नाम बदल के कर दिया गया आकाशवाणी। रेडियो की खोज जो है जेएल मार्कोनी रेडियो वायरलेस सिस्टम की खोज, यानी रेडियो की खोज जो है मार्कोनी द्वारा की गई। 88 क्वेश्चन है वाल स्ट्रीट किस लिए प्रसिद्ध है? तो वाल स्ट्रीट जो है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो शेयर मार्केट, न्यूयॉर्क के शेयर बाजार को हम वाल स्ट्रीट कहते हैं। और यही वाल स्ट्रीट पर अक्टूबर 1929 में जो धराशायी हुआ, जिससे विश्व आर्थिक मंदी आई। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है? न्यूयॉर्क। अब भारत के शेयर बाजार को क्या कहते हैं? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो ये मुंबई में है। दलाल स्ट्रीट भारत के शेयर बाजार कहते हैं। मुंबई शेयर बाजार भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है जो 1875 में स्थापित हुआ।
89 विदेशी देशों में सभी राजदूत कमिश्नरों को प्रत्येक पद किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो भी प्रतिनिधि जाते हैं, भारत विदेश में जो भी राजदूत है वह भारत के प्रतिनिधि करते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से काम करते हैं। विदेश से आने वाले जो भी राजदूत है, प्रतिनिधि है, वह राष्ट्रपति ही उसका परिचय कराते हैं। 98 किसके शासनकाल के दौरान देशी समाचार पत्र दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो मार्केनो ऑफ हेस्टिंग्स के समय में होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय जो है वो 1813 से 23 है, और यह जो समाचार दर्पण जो प्रकाशित हुआ था 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश प्रसार मिशन के द्वारा 1818 ईस्वी में यह समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया। 91 बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है तो 243 विधानसभा में सदस्य है, विधान परिषद में 75 सदस्य है, लोकसभा में 40 सदस्य है, राज्यसभा में 16 सदस्य है। तो विधानसभा में 243 सदस्य बिहार विधानसभा में है। 92 है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जो 5229 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार की सबसे बड़ी जिला क्षेत्रफल में है। गया जिला बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है, जो 443 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 93 है पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 53 है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 53 है। संजय संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। 94 है पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच। आपका प्रश्न है 94 कि पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच स्थापित, तो इसका अस्थाई बेंच जो है इनमें से अब कोई नहीं है। पहले अस्थाई बेंच जो है केरल में पटना उच्च न्यायालय का था, जो समाप्त हो चुका है। 95 है राज्य के उच्च न्यायालय संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जमीन की व्याख्या नागरिक सुरक्षा संबंधित मामला है। अपीलीय क्षेत्र के अंदर उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाले न्यायालय होता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय के निरीक्षण का नियंत्रण करता है। तो आपका जो प्रश्न है उच्च न्यायालय संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या नागरिक सुरक्षा संबंधित मामले आते हैं। यह गलत है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है संविधान के व्याख्या करने का अधिकार जो है सिर्फ उच्चतम न्यायालय का है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलीय सुनने वाले न्यायालय नहीं है, बल्कि अन्य बातों को भी सुनते हैं। तीसरा है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय और निरीक्षण तथा नियंत्रण करते हैं। तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में अपने राज्य के अधीन सभी अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण रखते हैं। 96 आर्यों का एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को मैक्स मुलर ने आर्य मध्य एशिया से आया। मैक्स मुलर ने सिद्धांत दिया। मैक्स मुलर जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान जो संस्कृत भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया से आर्य के आने का सिद्धांत दिया, और मैक्स मुलर ने यह भी बताया कि आर्य भारत में संभवतः सप्त सिंधव प्रदेश में सर्वप्रथम आया। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर हॉर्नल ने कहा कि भारत में आर्य एक से अधिक झुंड में समूह में आए। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अभिजात,
अभिजात वर्ग, यानी जो श्रेष्ठता, संस्कार के आधार पर श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया हो, वह आर्य है। आर्य एक भाषाई समूह है जो जाति को इंगित नहीं करती है बल्कि भाषा को इंगित करती है। हालांकि हम साधारणतः आर्य शब्द से भाषा से नहीं जाति से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में आर्य एक भाषाई समूह है। विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया, H.A. विल्सन गीता का अनुवाद किया, जनरल कनिंघम जो बिहार सहित भारत के शोध केंद्र में पुरातात्विक शोध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 99 संत सफरुद्दीन याही मन्नेरी का मकबरा कहाँ है? तो पटना में है। पटना के कहाँ है? मन्नेर, पटना के मनेर में है। और संत सफरुद्दीन याही मन्नेरी फिरदौसी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूफी संत के 16 संप्रदाय का चर्चा अबुल फजल ने किया है, जो उदारवादी चिंतक होते थे। वे लोग मुस्लिम धर्म के समुदाय के भक्ति आंदोलन, भारत में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन के तरह ही वे लोग जो आंदोलन चलाए वो सूफी आंदोलन कहलाया। सूफी आंदोलन में कई संप्रदाय यानी सिलसिले हुए, जिसमें एक फिरदौसी सिलसिले भी हुए। बिहार में फिरदौसी सिलसिले काफ़ी प्रभावशाली रहा और इसमें संत सफरुद्दीन याही मन्नेरी सबसे प्रमुख थे, जिनकी मकबरा मनेर पटना में अवस्थित है। 100वां प्रश्न है, बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की संख्या क्या है? तो वर्तमान में विश्वविद्यालय की संख्या 16 हो गई है। एक पाटलिपुत्रा मगध विश्वविद्यालय से अलग करके पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय बना दिया गया है, और दूसरा BN मंडल मधेपुरा विश्वविद्यालय से अलग करके एक पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो वर्तमान में बिहार में जो केंद्र शासित बिहार में जो विश्वविद्यालय की संख्या है वह 16 है। जैसा कि जानते हैं मोतिहारी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है, जो केंद्र सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय कोई विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है तो उसके चांसलर राष्ट्रपति होते हैं। जिस तरह नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और मोतिहारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसके चांसलर जो होते हैं राष्ट्रपति, और विश्वविद्यालय जो राज्य के होते हैं उनके चांसलर जो होते हैं, अधिपति जो होते हैं, वह राज्यपाल होते हैं। धन्यवाद। आप लोग वीडियो नियमित रूप से देखते रहें, और आप कुछ स्टूडेंट प्रारंभ में उन्हें यह लगता हो कि वीडियो देखने से हमारा समय काफ़ी किल होता है, प्लीज़ 1-2 वीडियो अवश्य देखें। 1-2 वीडियो देखने से आपको यह लगेगा कि समय किल नहीं होता है बल्कि समय फुलफिल होता है, जो परीक्षा के लिए ज़रूरी है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो आपको हम जनरल स्टडी का आपको लगभग 70, 75, 80 प्रश्न का आपको हम डिस्कशन कराते हैं, उससे 500 से 700 प्रश्न 500 से 700 प्रश्न जरूर आपको इसका डील होता है, इसमें कोई संदेह नहीं रखें। नियमित रूप से आप लोग वीडियो देखें, यूनिक पब्लिकेशन का बुक खरीदने का प्रयास करें और इस वीडियो से लाभ उठाकर दरोगा बने और राष्ट्र सेवा करें। धन्यवाद।